व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट एंड फाइनल पार्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने सारे बैकअप लेक्चर देख लिए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट भी नहीं है उसके अंदर। अब आज का जो अमेजिंग सा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो स्टूडेंट सोचते हैं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपकी जो केस स्टडी आती है ही चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 में से मोस्टली प्रोबेबिलिटी इसमें से बन के आती है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो इसमें से ही बन के आते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप पेशेंस रखोगे और मेरे साथ आज का जो लेक्चर है वो ध्यान पूर्वक सुनोगे। और प्लीज़ जिसने नोट्स नहीं बनाए तो भाई मैं अनुरोध करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ ही आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो। तो दोस्तों अगर आप रेडी हो इस लेक्चर के लिए तो एक थम्स अप का साइन दे देना। हाँ, मेरे को पता है मेरे 12th क्लास की रैंक होल्डर हरदम तैयार रहते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या बोलता है कि टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक थी। देखो अपन ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लिया, जो कि किसने दिया था? F.W. टेलर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आज भी अपन ये ही बात करेंगे जो भी ये किसने दिया, टेलर ने दिया था। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर पार्ट आते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस वेट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलाइजेशन ऑफ वर्क। इसके अंदर ये पॉइंट आते हैं। आप अपन इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्या क्या बोलते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट बोलता है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो फंक्शनल फोरमैनशिप, देखो इसके अंदर होता है ऑब्वियसली इनके अंदर किसका रोल होता है? सुपरवाइजर का। आपको कि पता ही है, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। मान लो कि मैंने मेरी SG सर लिमिटेड कंपनी खोल ली है। ये धंधा किसका करती है? ये शूज़ बनाती है। ठीक है भाई, टॉप लेवल पे मैं बैठ गया और भाई लोअर लेवल पे मैंने कोई वो लगा दिए, बंदे लगा दिए। बट जो मेरा लोअर लेवल है उस पे मैंने कोई भी बंदा नहीं लगाया, जो कि प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट के काम आते हैं। जो मतलब कोई प्रोडक्शन बनाता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, उस पे मैंने कोई काम नहीं लगाया, किसी को भी नहीं लगाया। तो क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। मेरे को इसके अंदर भी देखभाल करनी पड़ेगी, लोअर लेवल को मेरे को देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या बोलता है कि सुपरवाइजर इज ऑल्सो नोन एज फोरमैन। जो सुपरवाइजर है ना उनको क्या कहते हैं? फोरमैन। तो MCQ गोल्ड क्वेश्चन है भाई ये वाला, कि पूछ सकते हैं कि फोरमैन किसको कहा गया है। यहाँ पर किसको कहा गया है? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसके लेवल पे काम करता है मैनेजमेंट के? भाई चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो, चैप्टर 1 में आप पढ़ के आए हो कि सुपरवाइजर किस पे काम करता है? वो काम करता है किस पे? लोअर लेवल पे। ठीक है दोस्तों, अब इन द फैक्ट्री सिस्टम के अंदर फोरमैन रिप्रेजेंट द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने लिख दिया है कि फोरमैन किसके ऊपर प्रेजेंट करता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। विद सम ऑफ द वर्कर हु हैज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन द डेली वर्कर। क्यों? जो उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो बंदे डेली टू डेली अप डाउन करते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल के समझते हैं। भाई मैंने ये फैक्ट्री खोली, इसके अंदर मान लो मैंने 100 वर्कर लगा दिए जो कि लोअर लेवल पे काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई? ये डेली आते हैं काम करने के लिए और डेली जाते हैं काम खत्म होने के बाद। तो यही बोलते हैं कि फोरमैनशिप वो ही होता है जो कि लोअर लेवल पे काम करता है और जिनका कॉन्टैक्ट होता है फेस टू फेस डेली आने का, डेली बेसिस पे फैक्ट्री में आना, डेली बेसिस पे काम करके जाना है। ठीक है, फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। फोरमैन है ना लोवेस्ट रैंकिंग का मैनेजर होता है और हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर होता है। हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है अगर फैक्ट्री चल रही है तो ऑब्वियसली वो, अगर मान लो कोई आप ही बताओ, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर में लग गए, आप प्रोडक्शन करने के लिए लग गए, आप प्रोडक्ट बनाने में लग गए, एक बात बताओ, अगर आपकी टीम प्रोडक्ट नहीं बनाएगी क्या आपकी फैक्ट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो फोरमैन होते हैं ना ये हायर रैंकिंग
वर्कर होते हैं, इनके ऊपर ही मोस्टली प्रोबेबिलिटी आपकी फैक्ट्री डिपेंड रहती है। अगर मान लो सारे बंदे स्ट्राइक पे आ जाए तो क्या आपकी फैक्ट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। इसलिए बोलते हैं कि फोरमैन है ना लोवेस्ट रैंकिंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोअर लेवल पे काम करते हैं, लोअर मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होते हैं। ठीक है, आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ही इज द पर्सन अराउंड टू हुम द एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिवॉल्व। ये वो बंदे होते हैं जिनके ऊपर आपका पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग डिपेंड होता है, एग्जीक्यूशन डिपेंड होता है और आपका इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व होता है या फिर रिवॉल्व करता है उसके साथ साथ। ठीक है दोस्तों, एज पर JW टेलर फोरमैन रोल इन द फैक्ट्री सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। टेलर ने क्या किया? टेलर ने फोरमैन का जो सिस्टम था ना वो इम्प्रूव कर दिया। कैसे कर दिया बात करते हैं अब। चलो कि एज पर टेलर फोरमैन शुड बी इंटेलिजेंट। भाई जो बंदा है आपके प्रोडक्शन में लग रहा है तो वो क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसको एजुकेशन होनी चाहिए कि रिसोर्स कैसा यूज करे और कैसे अपना आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज करे। होनेस्टली होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी, स्पीकिंग स्किल या फिर स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए उसकी, उसका जजमेंट भी खुद का होना चाहिए और म्यूचुअल डायरेक्टिविटी, उसका एक म्यूचुअल मतलब वो था म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए सबके साथ। ये नहीं है कि भाई सारी पावर उसको देनी, सारी पावर नहीं देंगे अपन उसको, उसका मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल मतलब सब बंदों के साथ होना चाहिए उसका कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, आप वर्कर शुड बी असाइन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। जो भाई स्पेशलाइजेशन के अब जो अपन वर्कर लगाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसको कैसे अपॉइंट करें? उसकी कैपेबिलिटी देख के, उसकी स्पेशलाइजेशन देख के जब भी अपन उसको अपॉइंट करें। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नाउ एज पर द टेक्निक अ वर्कर विल सुपरवाइज बाय 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट। जो भी बंदा अगर आप फैक्ट्री के अंदर लगाते हो उसको ये 8 स्पेशलिस्ट होनी चाहिए या फिर 8 स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। दिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन अंडर द शॉप फ्लोर। ये वाली जो टेक्निक है ना वो एक्सटेंशन है किसका? डिवीजन ऑफ वर्क, MCQ गोल्ड, और एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करती है अपनी एक शॉप फ्लोर के ऊपर या फिर अपनी एक फैक्ट्री के ऊपर। थ्रू दिस टेक्निक द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन विल इंक्रीज। इस टेक्निक के तहत अपना जो सुपरविजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है वो होगा इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, देयर आर द 2 टाइप ऑफ मैनेजर वर्किंग अंडर द फैक्ट्री मैनेजर नेम एज प्लानिंग मैनेजर इंचार्ज और प्रोडक्शन मैनेजर इंचार्ज। अपने फैक्ट्री के अंदर 2 टाइप के इंचार्ज होते हैं जिनको अपन बोलते हैं, एक तो प्लानिंग मैनेजर इंचार्ज और एक प्रोडक्शन मैनेजर इंचार्ज। प्लानिंग मैनेजर इंचार्ज आपको बता दूं ये क्या करता है, ये आपके प्लान सेट करता है कि आपको क्या अचीव करना है, किसके लिए अपन काम कर रहे हैं, क्या वर्कर के लिए क्या प्लान है, लोअर लेवल के लिए क्या प्लान है, मिडिल लेवल के लिए क्या प्लान है, टॉप लेवल किसके बारे में सोचेगी। ये प्रोडक्शन जो इंचार्ज है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगी कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, भाई सही टाइम पे बन रहा है या सही स्पीड में बन रहा है, आपकी जो रिसोर्सेज या फिर आपकी जो मशीनरी लग रही है वो कैसे वर्क कर रही है। अब बात करते हैं अपन प्लानिंग इंचार्ज के बारे में। ठीक है भाई, मेरे साथ प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना। ठीक है, क्योंकि आपके नियर अबाउट से बता रहा हूँ, नियर अबाउट आप अगर प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे, प्रीवियस के बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका ये वाला। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी भी आपकी इसके बन के आई है, आपकी MCQ भी बोर्ड वाले सीधे पूछते हैं। तो चलो बात करते हैं कि प्लानिंग इंचार्ज का क्या क्या काम है भाई। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मेरे साथ रिपीट करो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। हिज रोल इज टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर का इंस्ट्रक्शन बनाना किसका काम है? प्लानिंग इंचार्ज का। प्लानिंग इंचार्ज का वर्कर का इंस्ट्रक्शन बनाना किसका काम है भाई? प्लानिंग इंचार्ज का। इंस्ट्रक्शन जैसे कि मान लो
कोई बंदा अपॉइंट हुआ है नया नया, उसको टाइम बताना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना, उसको उसके सुटेबल प्लेस पे लेके जाना, ये सब किसका काम होता है? इंस्ट्रक्शन टू कार्ड क्लर्क। ठीक है दोस्तों। अब रूट क्लर्क क्या होता है? हिज रोल इज़ टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। इनका क्या रोल होता है? इनका रोल होता है कि प्रोडक्शन को देखभाल करना, कितना प्रोडक्शन अपन ने बनाया है उसको सही प्लेस पे लेके जाना। ये किसका काम होता है? रूट क्लर्क का काम होता है। ठीक है। अब थर्ड क्या है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। हिज रोल टू प्रिपेयर टाइम कॉस्ट शीट। टाइम कॉस्ट शीट, जैसे कि मान लो कि कोई नया नया बंदा अपॉइंट हुआ है, उसको टाइम बताना कि आप भाई इतने टाइम पे आओगे, ठीक है, इतने टाइम पे आपकी छुट्टी होगी, ये आपका लंच ब्रेक है, ये आपको 10 मिनट का वो ब्रेक मिलेगा। जैसे कि आप स्कूल में हो तो आपको स्कूल में बताया गया कि 8 बजे आपकी बस आती है, दो पीरियड के बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद 2 पीरियड के बाद आपका लंच होता है, फिर 2 पीरियड के बाद आपका छुट्टी होती है। तो ये कौन बताता है? ये कौन बताता है? ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताते हैं। फैक्ट्री के अंदर भी सेम डिट्टो यही होता है। ठीक है दोस्तों। डिसिप्लिनर क्या करेगा? आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा, आपके अंदर मोटिवेट करेगा, आपको बढ़िया गाइडेंस देगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर जिस काम में लग रहे हो वो ऑब्वियसली अच्छा हो जाए। हिज रोल टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग वर्कर के बीच में डिसिप्लिन बना के रखेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्शन इंचार्ज की। प्रोडक्शन इंचार्ज कौन कौन होते हैं भाई? प्रोडक्शन इंचार्ज कौन कौन होते हैं? क्या? स्पीड बॉस। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। भाई आपने जो भी टारगेट मिला है आपको उसको कंप्लीट करना है एक टाइम बेसिस के अंदर। वो किसका काम होता है? स्पीड बॉस का काम होता है। गैंग बॉस क्या करती है? ठीक है, टू कीप मशीनरी एंड टूल रेडी फॉर ऑपरेशन ऑफ बाय वर्कर। भाई हर मशीनरी को चेक करती है, हर टूल को चेक करती है। जब वर्कर उसको काम करने से पहले इनका काम होता है कि हर मशीनरी को देखभाल करे, चेक करे कि ये वेदर मशीनरी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। रिपेयर बॉस क्या करता है? इज रोल टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरी एंड द टूल। ये चेक करता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है, जो टूल्स है, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनको रिपेयर करके प्रोडक्शन से पहले उनको रिपेयर किया जाता है, उनको एक बढ़िया तरीके के अंदर लेके आया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन इंस्पेक्टर की। हिज रोल टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। भाई इसका क्या है? इंस्पेक्टर का काम होता है लास्ट में, जैसे कि मान लो भाई ये है मुन्ना भाई, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन गया, तो अब जाएगा कौन? मुन्ना भाई। अरे बिडू प्रोडक्ट कैसा है? मान लो ये पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री है, पार्ले जी, ठीक है, ये जाएगा, हाँ भाई बीडू प्रोडक्ट कैसा है? आप ये बोले, ये कौन भाई? ये जो एम्प्लॉइज़ जहाँ लग रहे थे बोले सर आप चेक करके देख लो। खा के बोला यार प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। तो क्या ये है इंस्पेक्टर जो कि चेक करेगा। इंस्पेक्टर है ये जो कि चेक करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क की क्वालिटी चेक करेगा। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड वाली की। सेकंड क्या बोलता है? मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड और वे ऑफ डूइंग द जॉब। इसका सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन या फिर सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अपन को मेथड यूज़ करना। क्या ये वाला मेथड अपनी फैक्ट्री के लिए बढ़िया है या फिर ये वाला है, इसको मैं चेक करना। ये क्या इसके अंदर किसके अंदर डील होता है? मेथड स्टडी के अंदर। द बेस्ट मेथड विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली की बात है भाई, अगर अपन बेस्ट मेथड लगाएंगे, बढ़िया मेथड लगाएंगे, अगर एक अप्रोप्रिएट मेथड लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? अपनी जो कॉस्ट है उसको तो कम करेगा, रिड्यूस द कॉस्ट, और इंक्रीज करेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा। फॉर मेथड स्टडी मैनी टेक्निक लाइक प्रोसेस चार्ट प्रिपरेशन रिसर्च आर यूज। मेथड स्टडी के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? प्रोसेस चार्ट, मतलब भाई सब जगह चेक करके देखेंगे कि ये सही है। प्रिपरेशन रिसर्च करेंगे भाई कि ये मशीनरी बेस्ट है, दूसरी लेके आए, ठीक है, और ये यूज़ होती है। फॉर दिस टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल टिल द
टाइम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर, एवरी एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। आप इसको समझते हैं कि SG सर लिमिटेड कंपनी है एक, भाई बिस्कुट बना रहा हूँ मैं। हाँ यार सॉरी, धंधे में यार पैसे कमाने के लिए अब मेरे को एक धंधा खोलना पड़ा, ठीक है। वो किसके नाम से? SG सर के नाम से, SG सर बिस्कुट के नाम से मैंने एक फैक्ट्री खोल दी। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, मैंने इसके अंदर रॉ मटेरियल लगा दिया और फिनिश गुड बन के तैयार, जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुँचे, जब तक कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ये सारी की सारी जितनी इसके अंदर क्रिएट हुई है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? मेथड स्टडी के अंदर आती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फॉर एवरी प्रोडक्शन लाइन देयर शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस ऑफ मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल। हर प्रोडक्शन के अंदर एक सीक्वेंस बनाई गई है जिसके अंदर इंक्लूड है आपका क्या नाम है? ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन इन द सेंस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, प्लेस ऑफ मैन, उसके बीच में एम्प्लॉयज़ भी लगाए गए हैं, आपकी मशीनरी भी लगाई गई है और आपके रॉ मटेरियल भी लगाए गए हैं। ऑल दोज एक्टिविटी आर पार्ट ऑफ मेथड स्टडी लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, द क्रिएशन ऑफ असेंबली लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। ये सारे किसके हैं? पार्ट, मेथड स्टडी के पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो भाई समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अब बात करते हैं अपन थर्ड, मोशन स्टडी। भाई मोशन स्टडी क्या बोलती है? मोशन स्टडी रेफर टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट वाइल डूइंग अ जॉब लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, चेंजिंग मूवमेंट। क्या मोशन स्टडी क्या क्या स्टडी करती है? लिफ्टिंग, भाई जैसे कि मान लो मैंने ये पैकेट बिस्कुट के बना के रख दिए, अब इसको क्या भाई, ये 3 मंजिल पे खड़े हैं, मान लो ये 3 मंजिल पे है, तीसरी मंजिल पे है, तो भाई इसको लिफ्टिंग नीचे लेके जाना, इसको एक ट्रांसपोर्ट के अंदर रखना, फिर सप्लाई करना, तो ये किसके अंदर है? मोशन स्टडी के अंदर है, ठीक है। ये किसके अंदर आती है? मोशन स्टडी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्टडी ऑफ बॉडी मोशन, अपन अगर बॉडी का मोशन स्टार्ट करें, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द वेरियस बॉडी मोशन और मूवमेंट आर प्रोडक्टिव इन नेचर और सम आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर एंड सम आर इंसिडेंट इन नेचर। देखो कोई बढ़िया खास लाइन नहीं है ये वाली, इसमें सीधा बोल रहा है कि अगर अपन बॉडी का मोशन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली अपन को भाई बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि अब आपको किस किस की चीज़ की कमी है, ठीक है दोस्तों। अगर अपन कहीं का भी मान लो मोशन चेक कर रहे हैं तो अपन को उसकी स्टडी होनी चाहिए। अगर आप मान लो कोई बॉक्स कह दे, भाई आपको नहीं पता ये बॉक्स कितने किलो का है, आप वहाँ जाके उठाने लग रहे हो, भाई आपको पता ही नहीं है। अगर मान लो आपको बताओ कि भाई 50 किलो का है, तो आप सोचोगे ना कि यार मैं उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता हूँ, जब भी तो आप उसके बाद जाओगे। तो यही बताया गया है इसके अंदर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन इज टू अल्टीमेट द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट सो डैट टाइम कैन बी रिड्यूस्ड टू परफॉर्म अ जॉब एंड परफॉर्म इट एफिशिएंटली। भाई इसका ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा क्या होता है कि अननेसेसरी जो भी आपका मूवमेंट है, वेस्टफुल जो भी मूवमेंट है ना, उसको हटा दिया जाए, जिससे कि जो टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाए और जो अपन जॉब कर रहे हैं ना वो परफॉर्म करे एफिशिएंटली, ठीक है दोस्तों। JW टेलर यूज द स्टॉप वॉच एंड डिफरेंट कलर फॉर द डिफरेंट बॉडी मैनेजमेंट। बॉडी मैनेजमेंट इन द सेंस आप फैक्ट्री के अंदर लगा सकते हो कि भाई JW ने क्या क्या करा, डिफरेंट मतलब यूज़ करी अपनी स्टॉप वॉच और डिफरेंट कलर यूज़ करे, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? मोशन स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड वाली समझ में आ गई होगी। अब बच रही है 3, उसको टैकल कर लेते हैं, फिर अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भाई टाइम स्टडी, ठीक है, टाइम स्टडी। तो क्या बोलते हैं? इन दिस टेक्निक द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड टू परफॉर्म ऑल द डिफाइंड जॉब बाय द वर्कर फॉर अ रीजनेबल स्किल। उसकी ये टेक्निक है ना, ये सीधी की सीधी बोलते हैं भाई टाइम को डिटरमाइन करती है, जिससे कि हर बंदा अपनी जॉब को अच्छी तरह कर पाए और अपनी स्किल्स को अच्छी तरह यूज़ कर पाए। JW टेलर यूज वेरियस टाइम मेजरिंग डिवाइस टू मेजर द टाइम टेकन बाय द वर्कर टू परफॉर्म
द जॉब। जे डब्ल्यू टेलर है ना, उन्होंने यूज़ किया डिफरेंट डिवाइसेस जिससे कि वो मेजर कर सकते हैं कि वर्कर ने कितना टाइम लिया उसकी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। दिस मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन साइकिल, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क एंड टाइम मेजरिंग कॉस्ट। ये जो भाई डिपेंड किस पे करती है, एमसीक्यू गोल्ड है भाई ये क्वेश्चन, एमसीक्यू गोल्ड। तो ये वाली जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑपरेशन साइकिल टाइम, आपकी वॉल्यूम के ऊपर, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क के ऊपर ये डिपेंड करती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, इंसेंटिव स्कीम्स एंड टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना टाइम स्टडी का, वो किसको डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर अपन ने लगा रखे हैं एक टाइम पे, अपन ने उनको इंसेंटिव स्कीम क्या दे रखी है, और लेबर कॉस्ट को भी ये डिटरमाइन करता है। कौन, टाइम स्टडी वाला वो टेक्निक आपकी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोर्थ पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। भाई आ गए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ, क्या बोलता है कि फैटिगी स्टडी। अ पर्सन इज बोर्न टू फील टायर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली इफ ही डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। भाई सबसे बड़ी बात है, आपको एक बात बताओ, अगर आपको पूरे दिन पढ़ाया जाए, 24 के 24 घंटे पढ़ाया जाए, क्या आपकी अगले दिन मेहनत होगी, अगले दिन आपका मन होगा कि आप पढ़ लोगे? नहीं पढ़ा जाता भाई। सीक्वेंस टाइम है 6, 7, 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे भी इनफ है यार पढ़ना। 10 घंटे पढ़ो आराम से, ठीक है भाई। उसके बाद और बच रहे जो 14 घंटे, उसमें सोना, खाना पीना, सब बेटर है आपके 12th क्लास के लिए, तो बहुत ही बेटर है। ठीक है दोस्तों, द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प द वर्कर और एम्प्लॉयज टू रीगेन द स्टेमिना एंड वर्क कैपेसिटी सो ही एंड शी कैन स्टार्ट अगेन द वर्क। दिस इंक्रीज स्टेमिना एंड कैपेसिटी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। भाई आप एक बात बताओ, वर्कर को थोड़ा थोड़ा तो रेस्ट चाहिए। उस रेस्ट को क्या भाई, ये जो रेस्ट मिला है ये उसके स्टेमिना को और उसकी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कि कोई भी बंदा लग रहा है, चाहे ही हो चाहे वो सी हो, वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अपना वर्क अपनी स्टेमिना को इंक्रीज़ के साथ, और कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी उसकी प्रोडक्टिविटी को। ठीक है। सो एज पर जे.डब्ल्यू. टेलर, फैटिग स्टडी हेल्प टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल फॉर कंप्लीट जॉब। जो जे.डब्ल्यू. टेलर है ना, उसने स्टडी करी, उसने हेल्प करी, तो डिटरमाइन किया कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट द जॉब। भाई एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना अपन को रेस्ट चाहिए, ठीक है, कितनी अपन टाइम ले रहे हैं, ये जे.डब्ल्यू. ने स्टडी करी थी। देयर कैन बी अ वेरियस रीजन फॉर फैटिग लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर, unsuitable work, conflict with boss, bad working condition. So all these barriers should be removed to increase the performance. भाई क्या नाम है, अपन बोल सकते हैं कि फैटिगस जो है वो किस से अराइज होती है। भाई एक तो आपका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है, स्टेबल वर्क, अनस्टेबल वर्क है। भाई आप सफिशिएंट नहीं हो उस वर्क करने के लिए, बट आपने हाँ बोल दी तो आपको वो करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट विद बॉस के साथ उनका आपकी झगड़ा हो गया। बैड वर्किंग कंडीशन, आप एक बात बताओ यार, आपको एक ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है जिसके साइड में पोल्यूशन हो रखा है, तो क्या आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो? क्या आप वहाँ पर काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। भाई ये सारे जो बैरियर हैं ना उसको रिमूव करा जाए, और अपने भाई इससे क्या होगा भाई, वो अगर रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली जो आपका परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी आप फिफ्थ पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन डिफरेंट प्राइस वेज सिस्टम। अकॉर्डिंग टू टेलर, स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्टडी, मेथड स्टडी एंड अदर वर्क स्टडी टेक्निक। टेलर के अकॉर्डिंग है ना, आपका जो स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम है ना वो कौन, और अदर पैरामीटर है ना वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है आपके टाइम स्टडी के ऊपर, मेथड स्टडी के ऊपर और अदर वर्क स्टडी टेक्निक के ऊपर। आफ्टर कंपेयरिंग द एक्चुअल टाइम टेकन बाय एम्प्लॉयज़ एंड द स्टैंडर्ड टाइम
सेट अ वर्कर विल कॉल द एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। भाई कंपेयर करने के बाद अपन को अगर एक्चुअल टाइम पता चले एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, अपन को एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दे वर्कर का, अपन उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। एज पर JW टेलर, एफिशिएंट एम्प्लॉयज शुड बी रिवार्डेड फॉर एफिशिएंट वर्क। आप ऑब्वियसली बात तो यार, अगर आप एक फैक्ट्री के अंदर लग रहे हो, आप उसके अंदर बढ़िया मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एफिशिएंट वर्क कर रहे हो, इफेक्टिवली काम कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा। दूसरे कंपैरिजन में आपका कोई आपके साथ ही बंदा लग रहा है, वो हार्ड वर्क भी नहीं कर रहा, ठीक है, वो जो अगर फैक्ट्री में लग रही हो तो ऑब्वियसली उस फैक्ट्री के अंदर कुछ काम भी नहीं करके दे रहा, भाई उसका जो प्रोडक्शन है ना वो भी कम हो रहा है, और उसका कुछ भी मतलब मान लो अदर रीज़न के खिलाफ मतलब वो काम नहीं कर रहा सही से, तो क्या उसको कंपनी रिवार्ड करेगी? भाई नहीं करेगी। आपको ये बात पता है। ही वांट टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ वेज सिस्टम। भाई उसने इंट्रोड्यूस करा वे सिस्टम। द एम्प्लॉयज हु परफॉर्म बेटर दैन द स्टैंडर्ड एंड डिफरेंट ऑफ द वर्कर वी परफॉर्म बिलो द। भाई वही बात बताया गया है कि अगर कोई बंदा अगर बढ़िया काम करेगा, कोई बढ़िया स्टैंडर्ड से काम करेगा, स्टैंडर्ड टाइम लेके काम करेगा, एफिशिएंट काम करेगा, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी इन कंपैरिजन टू एन एफिशिएंट वर्कर से। ठीक है दोस्तों, सो एफिशिएंट एम्प्लॉयज शुड अर्न मोर देन द इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज विच विल मोटिवेट द वर्कर। ये बताया गया कि एफिशिएंट जो वर्कर है ना उसको मोर वेजेज या फिर मोर सैलरी मिलेगी कंपैरिजन टू इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज से। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट है चैप्टर 2 का फाइनल पार्ट है, उसका लास्ट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जितने भी अभी 6 पार्ट समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलो लास्ट पार्ट और पढ़ते हैं, फिर एंड करते हैं इस चैप्टर 2 को। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी लिख लेता हूँ उसके साइड में, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका 4 नंबर में। आप देख लेना 4 नंबर गेन करने या नहीं करने। तो क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन एम टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटी, साइज एंड डायमेंशन। सिंप्लीफिकेशन है ना, वो एम किसको करता है, एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी। भाई आज मान लो मैं शूज़ बना रहा हूँ, कल मेरे को सपना आया कि भाई बिस्कुट बनाने लग जा, ठीक है, फिर मेरे को सपना आया भाई टी शर्ट ही बनाने लग जा। भाई धंधा कर रहा हूँ यार, एकदम से कोई धंधा नहीं चलता। हरदम अगर मान लो मैं रोज़ फैक्ट्री खोल लूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को लॉस भी होने वाला है कभी ना कभी। मेरी एक साथ इतनी फैक्ट्री नहीं चल सकती, पता है नहीं आपको। ठीक है, मान लो भाई साइज़ के ऊपर बात करते हैं कि मान लो भाई आज मैंने एक फैक्ट्री खोल दी, उसमें मेरी कॉस्ट लग गई 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ मेरी मान लो कॉस्ट लग गई। ठीक है भाई, मैं 10 दिन बाद फिर खोल रहा हूँ एक 20 करोड़ की कंपनी, यार भाई कर्जा हो जाएगा। तो उससे कर्जा हो गया तो ऑब्वियसली मेरी दोनों फैक्ट्री मेरे को बंद करनी पड़ेगी। मैं आ जाऊँगा ज़मीन पे, रोड पे, अनिल अंबानी की तरह, समझ रहे हो ना। तो यही बोलते हैं कि भाई सिंप्लीफिकेशन है ना, यही एम करता है अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई आप एक फील्ड में हो के एक फील्ड के लिए काम करो ना। मैं अगर शूज़ बना रहा हूँ तो भाई मैं उस शूज़ के लिए करूँगा ना, समझ रहे हो। मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ तो भाई मैं उसके लिए करूँगा। मेरे को कोई बोले यार नॉन मेडिकल पढ़ा दे, भाई मेरे को आती नहीं, मैं क्यों पढ़ाऊँगा, मेरे को आती नहीं है क्यों पढ़ाऊँगा। हाँ कॉमर्स में मेरे को तीनों सब्जेक्ट आते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। यही बात होती है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ वैरायटी रेदर देन एग्जिस्ट, सो वी कैन से दैट देयर शुड बी अ progress in setting standard of each type of business activities, either standardization of raw material method, machinery, working condition, product etc। भाई स्टैंडर्डाइजेशन ये कहता है कि अपन है ना डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर बढ़े, डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर बढ़े। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं मेरी टीचिंग का। भाई मैं पहले स्टार्टिंग कर रही थी, मैंने 12th की पढ़ाने की, मैं बढ़ गया 11th पढ़ाने लग गया, अब मैं BCom पढ़ाने लग गया। तो ये डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर गो चलना, ये स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इज यूज टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी और इन मटेरियल। इट ऑल्सो हेल्प टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस एंड मैन पावर एंड मशीनरी। जो MCQ गोल्ड सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये यूज़
होता है कि एक है ना अपन एक्सीलेंस क्रिएट कर सके, अपनी क्वालिटी मटेरियल के अंदर क्रिएट कर सके, जो कि अपनी एस्टेब्लिश करेगी परफॉर्मेंस को मैन पावर की और मशीनरी की। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द प्रोडक्ट साइज एंड डायमेंशन। जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना वो हेल्प करेगी आपको रिड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है, और साइज और डायमेंशन को। इट हेल्प टू एस्टेब्लिश द इंटरचेंजेबल एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट एंड प्रोडक्ट। भाई ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन विल इंक्रीज इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीनरी। सिंप्लीफिकेशन है ना वो हेल्प करेगी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और मशीनरी को भी मतलब क्या नाम है एक सिस्टमेटिक वे से चलने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग द अननेसेसरी स्टॉक एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द टर्न ओवर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ये सिंप्लीफिकेशन है ना वो क्या करेगी, अपने फुलर यूटिलाइजेशन करेगी रिसोर्स का और अननेसेसरी स्टॉक है ना उसको कम करेगी, जिससे कि जो अपना टर्नओवर है ना मेन प्रोडक्ट का वो क्या हो जाए हाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको चैप्टर 2 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैप्टर 3 की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे, समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे साथ जिसने नोट्स बनाए तो भाई प्लीज़ पूरे नोट्स एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SG सर के साथ।